नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, एनुअल एग्जाम की दृष्टि से और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यानी कि सभी एग्जाम्स में आने लायक प्रश्न आज के इस वीडियो के माध्यम से हम और आप दोनों मिलकर इन प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अपनी कॉपी पेन ले लीजिए और इसमें आप राइट नोट भी कर लीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, पुनरुद्भवन द्वारा जनन किसमें होता है। तो यानी कि पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन। तो देखिए, हाइड्रा, प्लेनेरिया, अमीबा और प्लाज्मोडियम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लेनेरिया जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन पाया जाता है, रीजनरेशन। जबकि प्लाज्मोडियम जो होता है इसमें मल्टीपल फिजन होता है यानी बहुविखंडन, और अमीबा में द्विखंडन, और हाइड्रा के अंदर मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। तो यहाँ पे पुनरुद्भवन किस में है, प्लेनेरिया में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है। बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में होता है, पुनरुद्भवन प्लेनेरिया में होता है, और मुकुलन हाइड्रा में होता है, और कायिक प्रवर्धन यदि जड़, तना और पत्ती की सहायता से नया पौधा डेवलप होता है तो वो है कायिक प्रवर्धन। तो यहाँ पे मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। कौन सी विधि, मुकुलन विधि, यानी कि जो बडिंग मेथड भी कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। तो ऑप्शन जो 3 हमारा करेक्ट आंसर। अगला है, प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि से होता है। बहुविखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन और बीजाणु समासन। तो जो प्लाज्मोडियम जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में पाया जाता है। ये जो है इसमें बहुविखंडन होता है यानी कि मल्टीपल फ्यूजन, यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। तो यहाँ पे तीनों प्रश्न हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब बढ़ते हम हमारे आगे के प्रश्न की ओर। परागकोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। तो जो परागकोश होते हैं यानी कि एंथर जो होते हैं उसमें पोलन ग्रेन होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, पोलन ग्रेन। तो यानी कि ऑप्शन जो 4 है हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। अगला है, निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए, मादा जनन तंत्र में अंडाशय भी होती है और अंडवाहिनी भी होती है, गर्भाशय भी होता है, यानी शुक्रवाहिका नहीं होती है। शुक्रवाहिका जो है ये नर जनन तंत्र का भाग है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। अगला है, पादपों में फल का निर्माण होता है। तो देखिए, जो फल जो है वो अंडाशय से बनता है, तो परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं। पादपों में फल का निर्माण अंडाशय द्वारा होता है, यानी कि परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है, यानी कि जो ओवरी है वही फल में परिवर्तित हो जाती है। अगले क्वेश्चन है हमारा, राइजोपस में जनन किस विधि द्वारा होता है। तो राइजोपस क्या है, एक प्रकार का फंगस है। तो देखिए, मुकुलन, पुनरुद्भवन, विखंडन और बीजाणु समासंग। तो यानी कि स्पोर फॉर्मेशन द्वारा, यानी कि बीजाणु समासंग द्वारा। तो देखिए, हमारा जो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हुआ। पत्तियों द्वारा जनन होता है, आलू, ब्रायोफिलम, गुलाब, केला। तो देखिए, जो ब्रायोफिलम यानी कि जो पत्थर चट्टा जो होता है, यानी कि ऑप्शन 2, इसमें जो पत्तियां होती हैं उसी से पूरा का पूरा जो पौधा है वो डेवलप हो जाता है, यानी कि पत्तियों द्वारा, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन की विधि है। जड़, तना और पत्ती द्वारा होता है, तो वो कायिक जनन की विधि है। जैसे आलू के अंदर भी आपने देखा होगा आँख, तो वो तने के द्वारा हो रहा है। बहुत सारे में जड़ द्वारा भी होता है, जड़, तना और पत्ती द्वारा। पत्ती द्वारा ब्रायोफिलम में हो ही रहा है, यहाँ पे बता दिया। तना में जैसे शुगर केन यानी कि गन्ना है, मेहंदी है, गुलाब है, इनमें तने द्वारा। और अगला है, स्पाइरोगैरा शैवाल में जनन किस विधि द्वारा। तो इसमें स्पाइरोगैरा एक एल्गी है, इसमें मुकुलन, पुनरुद्भवन, लैंगिक जनन और विखंडन। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन विधि द्वारा। तो विखंडन विधि, फ्रेगमेंट जो होता है स्पाइरोगैरा एल्गी का एक जो टुकड़ा होता है उसको फ्रेगमेंट कहते हैं, और वह जो टूट जाता है वो नए स्पाइरोगैरा यानी नए शैवाल का निर्माण कर लेता है। ये जो स्पाइरोगैरा है जली पादप है, यानी जली एल्गी हैं, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर आते हैं जितने भी एल्गीज होते हैं वो। अगला क्वेश्चन, मानव में निषेचन स्थल अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब्स और शुक्राशय। तो फैलोपियन नलिका जो होती है
इसमें क्या होता है, मानव में निषेचन, यानी कि जो निषेचन की जो प्रक्रिया है वो मानव में फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट भी कहते हैं, यानी कि ओविडक्ट कह दो, अंडवाहिनी कह दो, इनमें होता है। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, केवल अवतल के लिए, तो उपरोक्त सभी। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी परावर्तन के नियम सभी के लिए लागू होते हैं। प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण होता है I, परावर्तन कोण होता है R। इसमें क्या संबंध है, हमेशा एंगल I जो होता है वो होता है एंगल R के बराबर, यानी कि एंगल I बराबर एंगल R, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर। साथियों अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण यानी कि I बिना मुड़े सीधी निकल जाती है तो वह बिंदु है। देखिए फोकस बिंदु, द्वारक, प्रकाश केंद्र, वक्रता केंद्र। तो लेंस में प्रकाशीय केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर O से कोई भी प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो मानव लेंस में उत्तल लेंस होता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ये वास्तविक और उल्टा इमेज बनाता है हमारी रेटिना पर। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, जस्ट नीचे क्वेश्चन आ गया है, कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तो यानी कि उल्टा और वास्तविक, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट पे टिक लगा लीजिए, वास्तविक और उल्टा। निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, ध्यान रखिए। तो यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है और अवतल निकट दृष्टि दोष के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, रेटिना, कॉर्निया, लेंस और परितारिका। तो आंख का जो रेटिना जो है वह दान, आंख का जो कॉर्निया है वह दान किया जाता है। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर, कॉर्निया। रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं, और इसी पे इमेज बनता है यानी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे कॉर्निया पे टिक लगा लीजिए, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। अगला, तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन की परिघटना पर आधारित है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की परिघटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अलग अलग माध्यमों में जब तारों का जो प्रकाश है वो गुजरता है तो इसलिए रिफ्रैक्शन होता है। स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु है 25 सेंटीमीटर होता है निकटतम बिंदु स्वस्थ नेत्र का। ओके, जबकि अधिकतम जो बिंदु होता है, दूरस्थ बिंदु होता है अनंत। तो स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु क्या हुआ, 25 सेंटीमीटर, और दूरस्थ बिंदु अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सभी मजेदार है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों तक शेयर करते रहिए। आकाश का रंग नीला दिखाई देना किस घटना पर आधारित है, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवण। तो ये प्रकीर्णन के कारण, डिस्पर्सन के, ये प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण, स्कैटरिंग होती है इसमें। और यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग, इसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग के कारण। और जो हवाई यात्रा करते हैं अंतरिक्ष में, उन्हें आसमान जो है काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है इसलिए। अगला है, मानव नेत्र में लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करना कहलाता है। तो ये फोकस दूरी को समायोजित करना क्या कहलाता है, समंजन क्षमता, एकोमोडेशन। लेंस द्वारा जो फोकस दूरी उसको एडजस्ट करने की एकोमोडेशन ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं इसको, समंजन क्षमता। अगला, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसको सिलियरी मसल यानी कि जो पक्षमाभी जो मसल्स होती है वो करती है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने 7 कर लिया, 7वां, 8वां और 9वां सारे क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। ठीक है, 9वां भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर।
10वां क्वेश्चन है मानव नेत्र में के किस भाग का प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब का बनेगा कॉर्निया, परिचारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो ये दृष्टिपटल पे बनता है, जिसको हम रेटिना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। तो रेटिना पर इमेज बनता है, यानी दृष्टिपटल। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर। किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो ये परावर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण और अपवर्तन। तो ये अपवर्तन की परिघटना के कारण जो पानी में रखी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा मापने वाला यंत्र है, तो मापा जा सकता है। तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की लंब दिशा में, किसी भी धारा। तो देखिए, विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है, यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विद्युत धारा के विपरीत गमन करते हैं। ओके, तो यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। अगला, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जो आई का जो मात्रक है वो है एम्पियर। ध्यान रखिए, एम्पियर, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। और वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो देखिए, यहाँ पे ओम का नियम का जो दिया गया है, तो V बराबर IR होता है या RI होता है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो होता है ओम। ओके, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। वोल्ट विभवांतर का। वाट शक्ति का है। वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पे R बराबर होता है V/I। तो यानी कि ये किसको बताता है? ओम को। किसको बताता है? ओम को। देखिए यहाँ पे V/I बराबर रेजिस्टेंस के बराबर है, तो वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करेगा किसको? ओम को। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश का जो एसआई मात्रक जूल ऊर्जा का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है और कूलाम आवेश का मात्रक है। तो यानी कि ऑप्शन जो 4 है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगले वाले में, ऊपर वाले में 3 था, नीचे वाले में ऑप्शन 4 है। यहाँ पे मैंने गोले भर दिए, इससे आप समझ सकते हैं। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हुआ? ओम। आवेश का एसआई मात्रक क्या हुआ? कूलाम। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। और ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। और वोल्ट पर एम्पियर किसको बताता है? ओम को बताता है, यानी कि प्रतिरोध को बताता है। ओके, V/I, R बराबर V/I, V बराबर IR, ये ओम का ही नियम है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक चालकता वाली धातु है लोहा, टंगस्टन, तांबा और चांदी। तो सबसे ज्यादा विद्युत की चालक कौन है? सिल्वर है, यानी कि चांदी है, यानी कि ऑप्शन 4। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो देखिए, विद्युत शक्ति, तो इसके लिए P बराबर होता है VI। P बराबर VI, और V का मान हम IR रखेंगे तो आ जाएगा I²R, यानी कि जो पहला ही पद हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध है कितना होगा? तो जो टोटल जो तुल्य प्रतिरोध है RS श्रेणी क्रम में, वो होता है सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर। यानी यहाँ पे R1, R2 और R3 तीनों जुड़ जाएंगे। तीनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो जब तीनों को हम जोड़ेंगे, तो R1 का मान 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 और फिर 3 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन जो 4 है हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4। यानी कि, और अगर समांतर क्रम में आता तो 1/R आ गया। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे हमारा 9वां क्वेश्चन भी हो जाता है क्लियर। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, पहले से आपको बताया जा चुका है।
और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 100 वाट का जो कोई भी उपकरण है 220 वोल्ट के विभवांतर से जुड़ा हुआ विद्युत जो बल्ब है उसका तंतु का प्रतिरोध, तो साथ ही यहाँ पे P बराबर VI से हमें निकालना होगा इसके लिए। तो यहाँ आंसर आ जाता है 484 ओम, तो यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर। इसको सोल्व कराया गया है, यहाँ पे देखिए सोल्व करके दिया हुआ है मैंने। यहाँ पे सबसे पहले पावर दिया हुआ है 100 वाट, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है यानी कि विभवांतर भी दिया हुआ है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए P बराबर VI होता है, ओम का नियम V बराबर IR होता है, I बराबर क्या होगा V अपॉन R, I बराबर V अपॉन R होता है। तो देखिए P बराबर जब हम रखेंगे I का मान, तो I का मान V अपॉन R रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा V का स्क्वायर अपॉन R, और V का स्क्वायर जब हम रखेंगे R बराबर हमें निकालना, या P बराबर आया तो R बराबर क्या आ जाएगा V का स्क्वायर अपॉन P। तो R बराबर क्या है V का स्क्वायर अपॉन P, ठीक है, V का स्क्वायर अपॉन P। और V का स्क्वायर जब हम रखेंगे 220 दो बार, और P यानी कि पावर हमारा 100 है जिसका भाग देंगे, तो यानी कि 2 जीरो से दोनों जीरो कट जाएगी और 22 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 484 ओम आ जाता है। तो इस तरह से इस सवाल को आसानी से हम समझ सकते हैं 484 ओम कैसे आया, यानी कि जब 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जुड़ा हुआ है तो उस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है 484 ओम आता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सभी मजेदार हैं, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। विद्युत बल्ब का जो तंतु यानी कि उसका जो फिलामेंट किस धातु का बना होता है, लोहा, टंगस्टन, तांबा और सोना। तो ये टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका जो गलनांक है बहुत अत्यधिक होता है इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपका हो ही गया, सवाल मैंने यहाँ पे करवा ही दिया। अगला क्वेश्चन में हमने दिए हैं, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है भौतिक राशियाँ और इनके मात्रक। तो देखिए विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, बिल्कुल, विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, और ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, प्रतिरोध का जो मात्रक है ओम, आवेश का मात्रक है कूलाम, कार्य का मात्रक है जूल, और समय का मात्रक है सेकंड। तो यहाँ पे इन सारे जो मात्रक है वो आपको याद रखने चाहिए। यहाँ पे आवेश का मात्रक आएगी आपका कूलाम है, कार्य का मात्रक जूल है, समय का मात्रक क्या है सेकंड, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध यानी रेजिस्टिविटी इसका जो मात्रक है ओम इंटू मीटर है, शक्ति का मात्रक वाट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, और विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त दर्पण और लेंस। तो देखिए सीधा, तो अवतल जो दर्पण है इसमें जो आखिरी पोजीशन है, जो वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। उत्तल लेंस के अंदर भी ऐसा ही होता है, जब हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वस्तु को रखेंगे तो सीधा इमेज बनेगा और बड़ा इमेज बनेगा, यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, इस पर टिक लगा लीजिए, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में भी पोजीशन आपके सामने क्लियर कर दी मैंने। दर्पण यानी गोली दर्पण के जो सूत्र है, तो गोली दर्पण का जो फॉर्मूला है देखिए क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे ये जो माइनस वाला है ये लेंस के लिए काम में आता है, अगर यहाँ बीच में प्लस लगा देंगे तो ये बन जाएगा किसका, दर्पण का। तो यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगर आपको लेंस की पूछा जाए तो फर्स्ट आएगा सही। यहाँ पे एफ जो है फोकस दूरी है, वी जो है यहाँ पे ये इमेज की दूरी है, और यू जो है ऑब्जेक्ट की दूरी है ऑप्टिकल सेंटर से, और अगर दर्पण की पूछा जाए तो ध्रुव से, पोल से। अगला है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो यहाँ की यानी कि आर जो होती है 2f के बराबर होती है, तो यानी कि आर जो होती है वो 2f के बराबर।
2f के बाद, यानी फोकस दूरी की डबल कर दो तो वक्रता त्रिज्या आ जाती है। तो यहाँ पे फोकस दूरी दे रखी है, तो r बराबर हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। फर्स्ट वाले का आंसर पहला आपको बता दिया, फर्स्ट है उसका। ओके, इसके बाद हमारे जो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो ही गए, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आई होप ये जो वीडियो है मज़ेदार लगा होगा। सारे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे मैं लेके आया था। ऑल द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और इसीलिए इन्हीं क्वेश्चन को मैंने यहाँ लाने का प्रयास किया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।